आज हम एक गंभीर मामले पर बात करने वाले हैं जो मुंबई से सामने आया है। इस विश्लेषण में हम इसके हर पहलू को, जो भी जानकारी रिपोर्ट में दी गई है, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है और हम शुरू करेंगे सबसे ताज़ा अपडेट से। तो चलिए सबसे पहले उस बात पर आते हैं जो इस केस में सबसे ठोस है, मतलब जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं। तो हाँ, खबर का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मुंबई में एक नाबालिग लड़के के कथित अपहरण और यौन शोषण के मामले में एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और यहीं से आप कह सकते हैं कि असल कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये गिरफ्तारी आखिर हुई क्यों? चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ। और हाँ, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी रिपोर्ट किए गए आरोपों के आधार पर है। तो हुआ ये, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, कि एक नाबालिग लड़के के साथ कथित तौर पर अपहरण और यौन शोषण की घटना हुई। इसके बाद जाहिर है परिवार ने पुलिस में जाकर एक फॉर्मल कंप्लेंट लिखवाई और बस इसी शिकायत के आधार पर पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और अपनी जांच शुरू कर दी। अच्छा, इस केस की गंभीरता को अगर सही से समझना है ना, तो इसमें इस्तेमाल हो रहे कानूनी शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहला टर्म है अपहरण या एब्डक्शन। देखिए, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है किसी को, और खासकर किसी बच्चे को, उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती या धोखे से कहीं ले जाना। एक बहुत ही सीरियस चार्ज है। और दूसरा जो टर्म है वो है यौन उत्पीड़न, और वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत। अब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बच्चों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही कड़ा कानून है। मतलब जब भी कोई केस इस एक्ट के अंडर आता है तो पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो अब जब हमने आरोप समझ लिए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि पुलिस ने शिकायत मिलने से लेके गिरफ्तारी तक क्या-क्या कदम उठाए। देखिए, पुलिस की जांच का एक सेट प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो शिकायत रजिस्टर होती है, फिर शुरू होता है सबूत जुटाने का काम, जैसे कि गवाहों से बात करना और दूसरे जो भी एविडेंस मिल सके उन्हें इकट्ठा करना। जब इन सबूतों से किसी पर शक गहराता है तो उसकी पहचान की जाती है और फिर आखिर में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, गिरफ्तारी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। तो अब सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? हमारी न्याय प्रणाली में आगे का रास्ता क्या है? तो होता यह है कि गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले सस्पेक्ट को एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बनाती है, जिसे चार्जशीट कहते हैं, और उसे कोर्ट में जमा करती है। और फिर शुरू होता है कोर्ट ट्रायल। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं, सबूतों को परखा जाता है, और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है। इस बीच जो अधिकारी इस केस से जुड़े हैं, उनका कहना है कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जांच तेजी से और बिल्कुल ठीक तरह से हो, ताकि पीड़ित को इंसाफ मिल सके। ये अपने आप में बताता है कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब कोई परिवार इतनी मुश्किल, इतनी दर्दनाक और लंबी कानूनी लड़ाई से गुजरता है, तो उन्हें सहारा देने के लिए हमारे समाज के पास क्या सिस्टम है? उन्हें इमोशनल, सोशल और लीगल सपोर्ट कैसे मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।